अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम रेहान अजमली दवाखाना मुरादाबाद में आपका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिस तरीके से पहले मैं आपके सामने बहुत ही ज़्यादा अच्छी जानकारियों के साथ वीडियो लेकर हाजिर होता रहा हूँ, आज भी उसी तरीके से आपके सामने नई वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज का जो उन्वान है, जो मकसद है, वो है शादी से पहले या शादी के बाद की कमज़ोरी क्या होती है और उसको दूर कैसे किया जाए और उसका इलाज क्या है। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। इसी तरीके से जब कोई बच्चा पैदा होता है फिर वो बूढ़ा भी होता है। इसी तरीके से जब जवानी शबाब पे आती है तो फिर उसका ज़वाल भी होता है, वो नीचे भी आती है। अब एक तो ये है कि आप एक नेचुरल ज़िंदगी के साथ चल रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। आपकी जवानी जो है वो उसी लेवल पे परवान चढ़ेगी जो एक नेचर में होना चाहिए। लेकिन इसमें अगर आपने इंटरफेयर किया, मसलन गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, जैसे हाथ का इस्तेमाल है, गलत औरतों के पास जाना है, यानी उस ट्रैक से हटे आप, जो अपनी वाइफ का हक़ है उसको ना दिया और तमाम ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी शुरू होने से पहले दूसरों पे खर्च कर दी, गलत जगहों पे खर्च कर दी, तो इन सब चीज़ों से बहुत बड़ी कमज़ोरी आती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू कर रहे हैं और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पिछली वीडियो भी आप तक पहुंच सके, और वीडियो ये पसंद आए तो आप इसको आगे शेयर कीजिए ताकि और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और पिछली वीडियो पर जा सकें और अपने मसाइल का हल ले सकें। तो असल सबब यह है कि ज़िंदगी जो शादीशुदा होती है उसका जो मकसद होता है वो यह है कि दो जिस्मों का एक हो जाना और उसके बाद एक नई नस्ल का वजूद में आना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि नई नस्ल के वजूद में आने के लिए जो चीज़ें हमें फराहम होती हैं, दस्तयाब होती हैं, जो मैसर होती हैं, जैसे शुक्राणु हैं, अगर वो पूरे नहीं हैं तो आप ज़िंदगी भर खटपट करते रहें मगर कुछ नहीं होगा। मैं मादरत चाहूँगा कि कुछ इशारे मेरे ऐसे होते हैं जो नागवार गुजरें, लेकिन उन लोगों से थोड़े हटके हैं जो बहुत ज़्यादा फाहिश बातें करते हैं यूट्यूब पर बैठकर और अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं करते। बहरहाल मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि सेक्स और लाइफ अलग चीज़ है, सेक्स अलग चीज़ है, उसके अंदर जो जरासीम होते हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ है। जरासीम अगर नहीं होंगे तो आप औलाद पैदा नहीं कर सकते। अल्लाह चाहे तो हो जाएगी, वैसे मुमकिन नहीं है उसके बगैर। उसमें भी एक क्वांटिटी होती है कि 60% हमें कीड़े चाहिए, फिर वो 60 से 160 होने चाहिए तो मजबूत बच्चा और अच्छा बच्चा पैदा होता है। अगर इससे नीचे है, मैंने ये भी देखा है कि 58% एक साहब के थे, बच्चा ठहर गया था लेकिन वो कुछ दिन के बाद ज़ाया हो गया, बच्चा गिर गया। जब उनकी क्वांटिटी 60 से ऊपर हो गई तो माशाल्लाह उनको वो साहिब औलाद हुए और आज वो बच्चा भी शायद 3, 4, 5 साल का होगा। ऐसे न जाने कितने सैकड़ों इलाज मैंने किए अल्हम्दुलिल्लाह, जो बच्चों से मुताल्लिक थे, और आज वो बच्चे माशाल्लाह मुझे सलाम करते हैं आकर, इतने बड़े हो चुके हैं। तो एक बात तो ये होगी फर्टिलाइजेशन की। दूसरी बात ये है कि आदाए तनासुल जो होता है इसके अंदर सख्ती का रहना। सख्ती रहने की वजह से दो चीज़ें होती हैं कि एक, जब ये चीज़ अंदर जाती है तो दोनों पार्टनर को और आपको खुद को, दोनों ही लोगों को एक दिली और कल्बी सुकून मिलता है, ज़हनी सुकून मिलता है। अगर ये चीज़ सख्त नहीं है तो पता चला कि वो पार्टनर भी खुश नहीं है और आप खुद भी परेशान हो रहे हैं, वो चीज़ अंदर जा रही है और कोई फ़ायदा नहीं है, बेनतीजा बातें। तो इस चीज़ को सख्त करने के लिए जो हमने नुकसान किया है, जब हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो इसी चीज़ पर प्रेशर डालते हैं। कोई भी शख्स है वो टोपी से नहीं दबाता है, वो यहीं से करता है, ना यहाँ से करेगा। तो इस बिना पर जो है यहाँ पे खून का दौरान कम हो जाता है और यहाँ पे एक स्पंज नुमाई गद्दी सी होती है और उसके अंदर खाने से भरे हुए होते हैं। उन खानों के अंदर जो है ब्लड जम जाता है, उसकी वजह से ये टोपी जो है ये मोटी हो जाती है और ये जो जड़ है ये पतली हो जाती है। तो मोटी टोपी और जड़ पतली, तो जाहिर सी बात है कि जिस दरख्त यानी पेड़ की जड़ मजबूत होगी, मोटी होगी, वो हवा को, तूफ़ान को बर्दाश्त करेगा, और जिसकी
ऊपर से तना मोटा होगा, नीचे से जड़ कमज़ोर होगी, तो वो हवा से तूफान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो ढह जाएगा या गिर जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम कंटिन्यू हाथ का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि मेडिकल साइंस हाथ के इस्तेमाल को बुरा नहीं बताती, लेकिन आप जब किसी चीज़ को कंटिन्यू निकाल रहे हैं, उस पर लगातार पानी भी डाल रहे हैं और सारी बातें कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कमज़ोरी आएगी और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत से तिले मैंने इस्तेमाल में लाए और उसके बाद में कुछ तिले जो हैं वो इतने मोतबर साबित हुए कि आज वो मुसलसल मेरे मतब की ज़ीनत बने हुए हैं और बहुत कामयाब उनका रिज़ल्ट मिलता है। तो जैसे मैंने ये बताया कि ये मोटा हो जाता है, तो उसमें बहुत से अज्जा ऐसे हैं, मान लीजिए मगज़ घोंपची है, कुचला है, संख्या है, ये सब जहर है। इनको मुदब्बर करने के बाद एक लिमिटेड मिकदार में उसको डाला जाता है, उसको खाया नहीं जाता, उसको सिर्फ लगाया जाता है। वो जहर होता है, खा के इंसान मर सकता है। तो जो नुस्खा था उसमें एक हेडिंग लिखी थी बफज़ल ताला। सिर्फ इस बिना पर मैंने उसको बनाया कि जब इसमें अल्लाह का नाम जोड़ दिया गया तो फिर ये वाकई काबिल तारीफ़ चीज़ है। तो उसके अंदर कुचला, मगज़ घोंपची और एक चीज़ थी जिसको कहते हैं कनेर के बीज, यानी कनेर का जो फल होता है उसके अंदर जो बीज निकलते हैं, तुख में बेक कनेर भी था और बीज कनेर भी था, दोनों चीज़ें थी, यानी उसमें जड़ भी शामिल थी, छाल शामिल थी उसकी, और उसके बीज भी शामिल थे। तो अतिब्बा ने तो यानी हकीमों ने तो लिख दिया कि भाई ये चीज़ इसके अंदर डली है, लेकिन उसकी गहराई में अगर हम जाएं देखें तो पीली कनेर जो होती है वो मोटी होती है, और उसको कभी आप तोड़ना उसके बीज को पीली कनेर के और आप यहाँ फंसाएंगे तो उसका जो आगे का हिस्सा होगा बिल्कुल ऐसा होगा जैसे आपका लिंक का वो केप होता है, जो बादाम होता है, बिल्कुल सेम ऐसे, लेकिन वो काफ़ी मोटा होता है। और ये सफ़ेद कनेर जो होती है ये इसका छोटा होता है, शेप वही होगा बिल्कुल पेनिस के आगे के हिस्से की शक्ल में। आप यहाँ दबा लेंगे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एक छोटा सा पेनिस आपने पकड़ रखा है। तो मैंने इस दरख्त की सबब बहुत छानबीन की, लेकिन कहीं नहीं मिला। यहाँ तक कि जो आप मुरादाबाद से दिल्ली की साइड जाएंगे और जो फुटपाथ पे वो कनेर लगी हुई है, तो वहाँ तक दिल्ली तक हो आया था मैं, वाइट कनेर कहीं नहीं मिली थी, सफ़ेद कनेर। लेकिन कहते हैं ना कि जब तलाश हो तो खुदा भी मिल जाता है। इसी तरीके से हमने उसको तलाशा और तलाशने के बाद वो हमें मुरादाबाद में ही MDA के अंदर एक जगह पर वो 2-3 दरख्त मिल गए और वहाँ से मैंने वो हासिल किया और फिर उसका फ़ायदा देखा। तो माशाल्लाह से बहुत फ़ायदा हुआ। जिस शख्स पे इस तिले का इस्तेमाल किया तो आप समझ लीजिए कि वो बिल्कुल ही कार मुबाशरत से बेकार था, सेक्स के लायक नहीं था। उसको इस्तेमाल कराया हमने, कपड़े पे पट्टी लगाई उसकी और फिर यहाँ पर बांध दी, सिर्फ इस हिस्से में, नीचे कुछ नहीं। वो कपड़े पे लगाया, इतनी चौड़ी पट्टी काट के, और फिर यहाँ पे उस पट्टी को लगा के ऊपर से पूरी पट्टी लपेट दी सादी, और माशाल्लाह उसमें फिर वो छाले वाले निकले, गंदा पानी निकला। और उसके बाद जो देखने लायक चीज़ थी, उस शख्स को 1 रुपये का भी तनाव नहीं था, 1% भी तनाव नहीं था। 45 रातें उसके अंदर तनाव आया। सवाल ये बनता है दोस्तों कि 45 रातें तनाव हो या 1 दिन हो या 1 घंटा हो, हमें मरीज़ को देना क्या है? यानी उसका इलाज माजूनों से करना है, कुश्तों से करना है, या जड़ी बूटी जो होती हैं इनसे करना है, या फिर ये तिला पट्टी से करना है, जैसे मैंने ये सब बताया। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मरीज़ की शिनाख्त करें कि उसको मरज़ क्या है। जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि आप तो पहले ही समझें कि जिस हकीम के पास आप जा रहे हैं वो आपको बता क्या रहा है, आपके मर्ज़ के मुताबिक आपके अमराज बता रहा है या आप ही उसको बता रहे हैं। तो फिर एलोपैथिक डॉक्टर में और एक हकीम में कोई फ़र्क नहीं रह गया अगर आप उसको अपना मर्ज़ खुद बता रहे हैं। वो आपकी नस पकड़ के शिनाख्त करे कि आपको मर्ज़ क्या है, तो फिर बात है कि हाँ इसमें वाकई में हमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं है। अब जैसे मैंने कुश्तों का नाम लिया, तो एक चावल की बराबर खुराक 15 मिनट के अंदर वो इंतशार
وہ تیزنا وہ لنگ کے اندر سختی پیدا کرے گی کہ آپ میرے پاس سے خود کہہ دیں گے مجھے جانا ہے. یعنی وہ لڑکے جو پریشان ہیں کہ آج شادی ہے اور کیا کریں کیسے کریں، تو یہ خوراک ہماری اس وقت کام کرے گی جب اس کو بے انتہا ضرورت ہوگی. خیر، ایسے نہ جانے کتنے نسخے ہیں الحمدللہ جو وقتاً فوقتاً کام آتے رہتے ہیں. لیکن ہم جو محنت کر رہے ہیں، پتہ چلا کہ شنگرف کو ہمیں اکسیر بنانا ہے یا محرک بنانا ہے یا اس کو رکاوٹ کے تحت لے کے آنا ہے، ممسک بنانا ہے، تو اس میں وقت اتنا لگ رہا ہے کہ کوئی شنگرف ہے 6 گھنٹے میں تیار ہوتا ہے، کوئی شنگرف ہے 3 دن میں تیار ہوتا ہے، کوئی شنگرف ہے 21 دن میں تیار ہوتا ہے، کوئی مچھلی کے پیٹ سے تیار ہو رہا ہے، کوئی پیاز کے اندر تیار ہو رہا ہے، کوئی نمک کے اندر تیار ہو رہا ہے، کوئی گندک کے اندر تیار ہو رہا ہے. تو یہ تمام شنگرف کی قسمیں ہیں جو رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. اسی طریقے سے سنکھیا کی بھی کشتہ بنتا ہے، الگ الگ طریقے ہیں اس کے بھی، اس میں بھی لمبا پروسیجر ہے. کوئی معمولی کھیل نہیں ہے کشتوں کا. جیسے میں نے کشتہ فولاد پچھلی ویڈیو میں ڈالا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے اندر 7-8 منٹ کی ویڈیو ہے، لیکن اس میں 12 سے 13 گھنٹے مجھے لگے اور کم سے کم 17-18 مرتبہ اس کے پانی کو میں نے چھانا، مقطر کیا، اور پھر وہ اس کے بعد میں جو نیچے گاد بچی اس کو پکا کر کے کشتہ بنایا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں جاننا ضروری ہے. تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں جس طریقے سے علاج دے رہا ہوں اس میں اسپرم بھی بڑھ رہے ہیں، شکرانو یعنی ویرے کے اندر ویرے بھی گاڑھا ہو رہا ہے، جو رقیق کنی ہوتی ہے اس میں گاڑھا پن آ رہا ہے، اور مریض کو صحت بھی مل رہی ہے، شکر خدا کا. اور یہ ہے کہ اس کے دماغی جو ٹینشن تھی وہ ختم ہو رہی ہے، اور باقی جو مسلسل اس کے دماغ میں فتور چلتا رہتا تھا کہ ہر وقت سے گھوم رہا ہے، وہ چیز بھی اس کے دماغ سے نکل رہی ہے اور وہ شانتی سے اپنے زندگی کو گزارنے کے لیے تیار ہے. تو دوستو، اس طریقے سے کسی بھی مشورے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، چاہے آپ کو دھات جا رہی ہو یا آپ کے کیڑے کم ہو، شکرانو کم ہو، ویریہ بہت پتلا ہو، لنگ میں سختی نہ ہو، کھڑا نہیں ہوتا ہو. اس طریقے کے الفاظ مجھے بولنے پڑتے ہیں کیونکہ آج کل یہ زبان بن چکی ہے اور اس کو اسی زبان میں سمجھانا پڑ رہا ہے. تو لہذا آپ ہمارا کانٹیکٹ نمبر نوٹ کر لیجئے، 9412848448 94128484 اور 48. اور اجملی دواخانہ مراد آباد میں مجھے حکیم ریحان شوقی کے نام سے جانتے ہیں. اب مجھے اجازت دیجیے. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ پچھلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.